अस्सलामुअलैकुम। मालिक नाइट ड्यूटी करता था। रात होती तो मुझे मालकन के पास सोना पड़ता। मैं भी इनकार न करती क्योंकि मालकन रात सोने के पैसे अलग से अदा करती थी। मालिक भी कभी कभी 500 पकड़ा देता। एक रात मालकन ने मुझे दूध पिलाकर जिंदगी सुला दिया। हाँ खुदी तो मेरे होश उड़ गए कि मालिक। अभी मुझे इस बंगले में काम करते हुए बस 1 महीना ही हुआ था जब मालिक की एक नई फरमाइश ने मुझे हैरत में डाला। कहने लगे आज के बाद रात तुम्हें हमारे घर पर ही गुजारनी पड़ेगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मेरी अम्मा तो कभी भी मुझे ऐसी इजाज़त ना देती। अम्मा ने बड़ी मजबूरी के तहत मुझे काम करने की इजाज़त दी थी। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद तो मेरी अम्मा ने ही घरों में मुलाजमत शुरू की थी, लेकिन फिर उन्हें एक बंगले का काम मिल गया जिसकी तनख्वाह इतनी माकूल थी कि उन्हें कहीं और काम करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। लेकिन अम्मा की बीमारी ने इस नौबत तक पहुँचा दिया कि वो घर की होकर रह गई थी। उनके जोड़ों और घुटनों में बहुत दर्द रहता था। चलता फिरना मुहाल हो गया था, इसलिए मुलाजमत का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। घर में मेरे और अम्मा के अलावा मेरी 2 छोटी बहनें थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। घर का सारा काम काज मैंने संभाल रखा था। पहले तो अम्मा चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरा कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए और वो मेरी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाए। लेकिन फिर उनकी बीमारी की वजह से मैंने खुद ही अम्मा से कहा कि जिस घर पर वो मुलाजमत करती हैं वहाँ मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। घर का खर्चा भी तो चलाना था। डॉक्टर अम्मा से कह चुके थे कि अगर उन्होंने घर के कामकाज ना छोड़े तो वो बिल्कुल ही बिस्तर पर आ जाएंगे। मेरी अम्मा ने बड़ी मजबूरी के तहत मुझे ये मुलाजमत करने की इजाज़त दी थी। मैं सुबह 7 बजे जाती थी और रात के 7 बजे लौट आती थी। और जब मैं घर आती तो अम्मा घर का दरवाज़ा खोले गली पर ही नजरें जमाए मुझे नजर आती थी। जाहिर है मेरी माँ को मेरी फिक्र सताती थी कि मेरे बच्चे अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे। जब तक मैं घर नहीं चली जाती थी मेरी माँ को एक पल भी चैन नहीं आता था। अपनी मुझे एक ही माँ हुआ था काम करते थे कि जब मालिक ने कहा कि मुझे रात को भी उनके घर पर रुकना पड़ेगा। ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी। मैंने कहा मालिक ये तो नामुमकिन सी बात है, मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी, मैं क्यों आपके घर पर रुकूँ। पर मेरी वालिदा तो कभी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। मालिक कहने लगे कि उनकी बीवी कई साल बाद उम्मीद से हुई है और वो बेएहतियाती नहीं चाहते। उनके काम की नौयत ऐसी है कि वो रात भर ड्यूटी देते हैं और सुबह वापस लौटते हैं। और रात को अगर उनकी बीवी को किसी काम की ज़रूरत पड़ी तो उसका ख्याल कौन रखेगा। फिर वो अपनी बीवी को उस हालत में तनहा भी तो नहीं छोड़ना चाहते थे। अब मैं उनकी एतमाद मुलाजमत की बेटी हूँ। ये सुनकर मैं कुछ मुतज़ब्ज़ब सी हो गई थी। मालकिन के चेहरे से भी लग रहा था कि जैसे वो नकाहत का शिकार है। बेशक उनकी मजबूरी अपनी जगह दुरुस्त थी, लेकिन मैं रात नहीं गुजार सकती थी, इसीलिए मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि आप किसी और को रात की ड्यूटी के लिए रख लें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मैं तुम्हें डबल तनख्वाह देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं फिर भी ना मानी। वो कहने लगी कि तुम्हारी मर्जी है, अगर मैं किसी को रात को ड्यूटी के लिए रखूँगा तो फिर दिन का काम भी मैं उसी मुलाजमा से करवाऊँगा। तुम अपने लिए दूसरी मुलाजमत ढूंढ लो। ये सुनकर मेरे तो असल में होश हो गए थे। जितने पैसे मालिक मुझे देता था इतने पैसे तो मैं 4 घरों में काम करके भी नहीं कमा सकती थी। फिर मेरी वालिदा मुझे यूँ 4 घरों में काम करने की इजाज़त कभी भी ना देती, क्योंकि यहाँ वो काफ़ी सालों से काम कर रही थी, इसीलिए उन्हें एतबार भी था। वो मुझे किसी भी नए घर में काम करने की इजाज़त कभी भी ना देती। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कल बताऊँगी। यही बात जब मैंने घर जाकर अम्मों से कही तो मेरी माँ परेशान सी हो गई। कहने लगी मेरा दिन इस बात के लिए आमादा नहीं है कि मैं तुम्हें रात भर किसी के घर पर छोड़ूँ, लेकिन ये भी एक सच है कि हमें इतनी तनख्वाह में कहीं और काम नहीं मिलेगा कि न जाने वो लोग कैसे हों कैसे ना हो। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने कहा अम्मा, मालिक ने तो यही कहा है कि अगर मैंने रात की ड्यूटी ना दी तो दिन का काम भी छोड़वा देंगे। मेरी वालिदा कहने लगी कि अभी तो हमारे पास मालिक की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। मैं दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें इजाज़त दे देती, तुम रात भर ड्यूटी दे देना, लेकिन सब होते ही कुछ देख लिए मेरे पास ज़रूर आना। ये ना हो कि तुम रात दिन वहीं गुजारो और पीछे माँ को पलट कर पीछो भी ना। मैंने कहा आप कैसी बातें करती हैं, आप जानती हैं कि मुझे आपके बगैर वैसे भी नींद नहीं आती। वहाँ रहना मेरी मजबूरी है, जिससे कि आपको मुझे वहाँ मुलाजमत के लिए भेजना मजबूरी है। पहला लगभग रूस मैंने मालिक से कह दिया कि मेरे रात भर रुकने के लिए अम्मी मान रही है। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। फौरन से उन्होंने जेब से पैसे निकाले और कहने लगी कि तुम्हारे पेश की तनख्वाह है। मैंने वो तनख्वाह ले ली और अपने पास रख ली। रात को मैंने मालकन को खाना उनके कमरे में ही दे दिया। मालकन अपने कमरे में ज़्यादातर वक्त गुजारती थी, बाकी पूरा दिन घर मैंने संभाल रखा था। मालिक खाना खाकर अपनी ड्यूटी पर चले जाते और मैं मालकन के पास आते कुछ देर उनके पाँव दबाती रही और उससे अगर की बातें करती रही। कमरे में फुल एसी ऑन था। वो कहने लगी तुम यही मेरे पास सो जाओ। मैंने तकिया उठाया और ज़मीन पर लेटने लगी तो कहने लगी ज़मीन पर रहने दो, तुम मेरे साथ बेड पर ही लेट जाओ।
मैंने कहा नहीं मालकिन, हमें हमारी औकात में ही रहने दें, वही बेहतर है। अच्छा नहीं लगता कि मैं मालकिन के बराबर न सूं। ये कहकर मैंने तकिया जमीन पर रखा और जमीन पर ही लेट कर सो गई। लेकिन मुझे लगता जैसे आधी रात को कमरे का दरवाजा खुलकर बंद हुआ हो। कमरे में मेरे और मालकिन के अलावा तो कोई नहीं था। दरअसल कमरे में था भी खूब अंधेरा। पहले जब मुझे ये हुआ कि जैसे मालकिन कमरे से बाहर गई हूँ, लेकिन मालकिन कमरे से बाहर निकलती ही नहीं थी। उन्हें तो डॉक्टर ने सख्ती से चलने फिरने से मना किया था। और दूसरा शुबा ये भी हुआ कि कमरे में कोई दाखिल हुआ है, लेकिन कमरे में कौन आ सकता था? घर में मेरे और मालकिन के अलावा तो कोई भी नहीं था। साहब तो ड्यूटी पर जाते थे और सुबह ही लौटते थे। मालकिन के अलावा घर में सिर्फ एक चौकीदार था जिसकी ड्यूटी गेट पर थी। वो तो दिन में भी घर के अंदर कभी नहीं आया था, बस मेन गेट तक ही रहता। मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ था, लेकिन मैं कुछ खौफजदा सी हो गई थी। अब मैं यही समझ नहीं पाई थी कि कमरे में कोई गया है या आया है कि मुझे सरगोशियों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे बातें कर रहा हो। अब मैं उठकर बैठ भी नहीं सकती थी। न जाने कौन था कौन नहीं, पर कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक तो अपनी वालदा के बगैर मैं पहली बार कहीं रात चुकी थी, और फिर ये पहली ही रात जो कुछ हो रहा था मेरी अक्ल से बाला रहता। मेरा जी न जाने क्यों घबराने लगा। कुछ देर के बाद मुझे दोबारा दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। इसके बाद कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई थी, लेकिन मेरी आंखों से तो गोया नींद पाया पूछ चुकी थी। सुबह तक मैं जागती रही। जैसे कमरे में सुबह की रोशनी छाई तो मैं उठकर देखा तो मालकिन तो बेखबर अपने बेड पर सो रही थी। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई। किचन में आकर मालकिन के लिए नाश्ता बनाते हुए मेरा दिमाग मुसलसल रात वाले वाक़े पर भी अटका हुआ था। कौन था जो कमरे में दाखिल हुआ था? कौन था जो सिर्फ खुशियों में बातें कर रहा था? और किससे बातें कर रहा था? क्या मालकिन से? फिर मुझे ये ख्याल आने लगा कि हो सकता है कि मालिक रात को जल्दी वापस आ गए हो, वो मालकिन को देखने आया हो और उन्होंने ही मालकिन से सरगोशी में बातें की हो। ये भी मुमकिन था, लेकिन मुझे अपनी सोच की तरदीद उस वक्त करनी पड़ी जब मेन डोर की बेल बजी। थोड़ी देर के बाद ही थके ईमानदार मालिक नाउंस में दाखिल हुए। उनके जूतों की चाप सुनकर मेरा ध्यान उनकी तरफ लगा था। वो किचन में आए, मुझे नाश्ता बनाते देखा तो कहने लगी मेरे लिए भी नाश्ता बना दो। पूरी रात की ड्यूटी देकर मैं बेहद थक चुका हूँ, चाय ज़रा कड़क सी बनाना। उनकी बात सुनकर मुझे अपनी सोच की तरदीद करनी पड़ी। मैं तो ये सोच रही थी कि शायद मालिक ही रात में जल्दी आ गए होंगे, लेकिन अगर मालिक पूरी रात घर पर नहीं आए थे और अभी आए हैं तो रात को कमरे में कौन आया था? इस सवाल ने तो जैसे मुझे किसी जहनी इंतजार में मुब्तला कर दिया। मैं तो बेहद परेशान होकर रह गई थी। नाश्ता भी गैर दिमागी से बनाया। मालिक को मैंने नाश्ता टेबल पर रख कर दिया। मालकिन के लिए ट्रे बनाना और उनके कमरे में ले गए। तब तक वो उठ चुकी थी, मूड होकर बैठी हुई थी। मैं नाश्ता उनके सामने रख दिया। उनसे कहने लगी रात को तुम्हें नींद तो ठीक से आई ना? मैंने कहा जी मालकिन। मालकिन कहने की चलो अच्छी बात है, बस 9 महीने की मुश्किल है, इसके बाद तुम अपनी घर चली जाना। वो मुझसे बड़े ही आम से लहजे में बात कर रही थी। वे कहने लगी तुम खामख्वाही ज़मीन पर लेट जाती हो, तुम मेरे साथ बेड पर लेट जाया करो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं करता। मैं नौकर को, मुलाजिम को, गुलाम या छोटा नहीं समझती, सब इंसान बराबर हैं। मालकिन की सोच बहुत अच्छी थी। फिर मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं बेड पर लेट भी गई तो ये भी देख सकती हूँ कि कमरे में आता कौन है। इस सोच के तहत मैं बेड पर लेटते हुए सुनने की हामी भर ली। मालकिन भी खुश हो गई, वो भी नाश्ता कर रही थी। जब मैंने उनसे रात वाली बात का तस्करा कर दिया, मेरे मुंह से ये सुनकर उनके हाथ में पकड़ा बिस्किट छट करके चाय में डूब गया। चेहरे की रंगा कमल तलवीर मुस्कुराते हुए कहने लगी नहीं तो कमरे में कौन आ सकता है? कमरे में तो कोई भी नहीं है, तुम्हें तो वहम हुआ होगा। ये कहते हुए वो हाथ से अपने माथे पर नमूदार होने वाले पसीने को साफ करने लगी। मैं शायद उनकी बात पर यकीन कर भी लेती अगर उनके चेहरे पर इतनी बदहवासी ना चाहिए होती। अगली रात में मालकिन के साथ बेड पर लेट गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने की थी। असल में मैं नींद की बेहद कच्ची थी। जरा सी आहट पर भी मेरी आँख फौरन से खुल जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। मुझे लगा कमरे का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ। झट से मेरी आंखें खुल गई और मेरी नजरें कमरे के दरवाजे की जानिब ही उठती थी। कमरा बंद था। जब मैंने बराबर में देखा तो मालकिन भी लेटी हुई थी। अब मैं दरवाजे को ही देख रही थी कि कमरे में बहुत अंधेरा था। थोड़ी देर के बाद मुझे कमरा दोबारा खुलने की आवाज़ आई। जैसे ही मालकिन का कमरा खुला, एक काला सा साया मुझे नजर आया। खाने के कमरे में अंधेरा था, लेकिन कमरे के बाहर लाउंज की लाइट शायद जली हुई थी। जब वो साया अंदर आते हुए दिखाई दिया, साथ ही कमरा बंद हुआ। फिर मुझे लगा जैसे वो साया मालकिन के करीब आ रहा है। फिर जो मेरी आंखों ने मंजर देखा तो मैं चकरा कर रह गई। जिसके बाद वो साया कमरे से बाहर निकल गया और मैं यूं थी ये तरह तक कांप रही थी। सब तक मुझे तेज बुखार हो चुका था, पर मैं पूरी की पूरी कब कबा रही थी। जब मेरी मालकिन ने हिलाया तो मैं जरा सी आंखें खोली।
उसने मेरी पेशानी पर हाथ रखा तो कहने की तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। फिर उसने अपने शौहर को पुकारा। मालिक भी कमरे में आ रहा है। वो कहने लगे इसकी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है। मालिक मुझे डॉक्टर पर ले गए और मुझे बुखार की दवा भी दे दी। कहने लगे कि तुम अपना ख्याल रखोगी तो तुम जानती हो कि तुम्हारे अलावा मेरी बीवी को संभालने वाला और कोई नहीं है। मैं मालिक को रात वाली बात बताना चाहती थी, लेकिन मेरी जबान मेरा साथ ही नहीं दे रही थी। उस रात मालकिन ने मुझे अपने रूम फ्रेश में से एक डब्बा निकाला और गिलास में दूध डालकर कहने लगी इसे पी लो, मुझे तो पहले से बहुत कमजोरी लग रही हो। वो दूध पिया तो मैं गहरी नींद सो गई, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरा दिमाग पूरी तरह चकरा कर रह गया। मुझे कभी इतनी गहरी नींद नहीं आती थी। न जाने क्यों मैं आज रात पूरी गहरी नींद सो गई थी। फिर तो ये सिलसिला शुरू होने लगा। रात को मालकिन मुझे जबरदस्ती दूध का ग्लास पिलाती और मैं बेसुध सो जाती। एक बार मालकिन ने जब मुझे दूध का ग्लास दिया तो मैंने बहाने से कमरे से बाहर आते जाकर दिन सेंक में गिरा दिया। मालकिन से कह दिया कि मैंने दूध पी लिया है। उस रात मुझ पर यह राज भी अफशा हो गया कि आखिर मालकिन करती क्या थी। मालकिन को ये लगा था कि मैं दूध पीकर नशे में सो चुकी हूँ, इसलिए उसने कमरे का नाइट बल्ब खुला रहने दिया। उस रात जो शख्स कमरे में दाखिल हुआ वो जवान सा लड़का था, जिसकी आमद पर मालकिन उठकर बैठ गई और वो पूछने लगा ये लड़की पूछने तो नहीं। मालकिन ने कहा नहीं, मैंने इसे दूध में नशा दे दिया है, ये बिल्कुल बेखबर सो रही है। फिर मालकिन उस नौजवान लड़के के साथ कमरे से बाहर जाने लगी। वो कहने लगा तुम्हारे शौहर ने क्या मुसीबत डाल रखी है, क्या जरूरत थी तुम्हारे लिए मुलाजमा रखने की, मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है। मालकिन कहने लगी मैं क्या कह सकती, मेरे शौहर ने मेरा ख्याल अपनी की इस मुलाजमों को रखा है। वो कहने लगा लेकिन मेरा काम तो मुश्किल कर दिया ना, चौकीदार को तो चलो मैं पैसों की लालच देकर आ जाता हूँ, लेकिन ये मुलाजमा अगर किसी दिन जाग गई तो हमारी शामत पक्की है। याद है उस दिन भी मैंने इसकी आँख की पुतलियाँ फैलती हुई देखी थी। मैं समझ गया फिर ये सोई नहीं, इसीलिए मुझे डराना धमकाना पड़ा और अगले दिन ही इसको बुखार चढ़ गया। ये उस दिन की बात कर रहा था जब पहली बार मैंने साया से उसके कमरे में देखा था। पर उसके बाद उसने ये जाहिर किया जैसे कोई जिन भूत है। उसने अजीब गरीब आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, जिसमें इतना खौफजदा हो गई थी कि मुझे सुबह तक बुखार चढ़ गया था। लेकिन अब मैं समझ गई थी कि वो कोई भूत नहीं था बल्कि ये नौजवान था। मैं समझ गई थी कि शायद मेरी मार्फिन का नौजवान से कोई गलत ताल्लुक है। रैब को मालिक वैसे भी ड्यूटी पर होता है, शायद इसलिए ये शख्स उस औरत से मिलने आता है। अगले रोज मैंने सारी बात मालिक को बता दी, जिसे सुनकर वो बेहद परेशान हुए। वे कहने लगे कि तुम मेरी मदद करो तो मैं नौजवान की हकीकत को भी जान सकता हूँ। मैंने कहा जैसा आप कही। मालिक उस दिन ड्यूटी पर नहीं गए। जैसे ही मांगकर वॉशरूम में गई मैंने मालिक को कमरे में बुला लिया। वो कमरे में एक कोने में छुपकर रात को मैं और मालिकन डेक पर ही लेट गए। मालिकन ने मुझे दूध पिलाना चाहा। मैंने उनके हाथ से गिलास पकड़ लिया और बहाने से उनके कमरे में रखे कच्चे वाले बास्केट में डाल दिए, लेकिन मैं जानती थी कि इसमें नशा है। रात में जब वो नौजवान आया तो मालिक ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। मालकिन का भी रंग फाक हो गया। वो कहने लगा कि तुम कौन और मेरी बीवी को कहाँ लेकर जाते हो। वो शख्स कहने लगा तुम्हारी बीवी 5 औलाद पैदा नहीं कर सकती, लेकिन तुम इसे तलाक देने का कह चुके हो, इसीलिए ये झूठा औलाद देने का ड्रामा कर रही है। मैं इसका भाई हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं जानते, क्योंकि बचपन में ही वालिदैन मुझे मेरे चचा को दे दिया था। जब इस बात का मुझे इल्म हुआ कि तुम मेरी बहन को तलाक देना चाहते हो तो मैंने ही से ये ड्रामा करने के लिए कहा था, और मैं अब इसे एक ऐसी औरत के पास लेकर जाता हूँ जो दिबांज औरतों का इलाज करती है, लेकिन वो रात को वजीफा करने के लिए कहती है जो कि हनीस के घर पर ही करना होता है, जिसे मैं अपनी बहन को उस औरत के पास लेकर जाता हूँ ताकि ही सच में हमला हो जाए और तुम मेरी बहन को तलाक ना दो, क्योंकि इसमें मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है। औलाद का होना ना होना तो अल्लाह के हाथ में है, मेरी बहन के हाथ में ही। मैं तो सिर्फ इसका खैर बचाना चाहता हूँ। इस इन पर मालिक शर्मिंदा से हो गया और मालकिन रोने लगे। मालिक ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, औलाद का होना ना होना अल्लाह के हाथ में है, मेरे और मेरी बीवी के हाथ में नहीं है। मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।